अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 गैशियस एक्सचेंज का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हमारा वही कंटिन्यू हो रहा है, वो वाला टॉपिक जो हम लोगों ने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था। ठीक है, और ये वाला टॉपिक आज हम कंप्लीट कर लेंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमन। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था एयर पैसेजवे, जिस तरह से एयर पास करती है नेजल कैविटी से, उसके बाद अंदर जाती है, ट्रेकिया की तरफ जाती है, किस तरह पूरा पैसेज होता है वो हम लोगों ने देखा था। ठीक है, आज हम लोग ये देखेंगे कि लंग्स का क्या रोल है, वो किस तरह से गैसेस एक्सचेंज करती हैं। ठीक है, इसके अलावा मैकेनिज्म देखेंगे ब्रीथिंग का। सबसे पहले तो हम लोग देख लेंगे लंग्स क्या चीज़ है, कितने प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, उनका क्या रोल है। सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं लंग्स क्या होते हैं। कि जितनी भी हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि जो भी ब्रोंक्यूल्स होते थे वो एंड करते थे लंग्स के अंदर, एंड करते थे इनटू द फाइन ट्यूबुल्स, जिसे हम लोगों ने एल्वियोलर डक्ट्स कहा था। एल्वियोलर डक्ट्स के अंदर जो पाउचेस प्रेजेंट थे उन्हें हम लोग एल्वियोलाई कहते थे। ऐसे ही है ना। अब जितने भी जो जिस साइड पे जितने एल्वियोलाई होंगे उन्होंने पूरा एक लंग बनाना है। सिमिलरली अगर राइट साइड में पूरा एक लंग बन गए, सिमिलरली लेफ्ट साइड में भी जितने भी एल्वियोलाई होंगे उन्होंने, वो जितने भी प्रेजेंट होंगे उन्होंने प्रॉपर एक पूरा लंग बनाना है। तो हमारी बॉडी के अंदर एक पेयर प्रेजेंट होता है लंग्स का। ठीक है, पेयर ऑफ लंग्स हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट है? थोरेसिक कैविटी में। थोरेसिक कैविटी होती है, मतलब ऐसी स्पेस होती है हमारी बॉडी के अंदर जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हार्ट आ जाता है, इसके अलावा लंग्स आ जाते हैं, इसके अलावा ईसोफेगस आ जाता है, इसके अलावा ट्रेकिया आ जाता है। तो इसमें वाइटल ऑर्गन्स आते हैं। ठीक है, तो पेयर ऑफ लंग्स भी थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब चेस्ट वॉल में हम लोग देखें तो वहां पे 12 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं रिब्स के। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 12 पेयर्स प्रेजेंट है रिब्स के, खाली 12 रिब्स प्रेजेंट नहीं है, 12 पेयर्स हैं। तो टोटल हमारे पास होंगे 24 रिब्स। ठीक है, जिन्होंने प्रोटेक्ट करना होता है लंग्स को। ठीक है, ये इनका काम होता है। इसके अलावा चेस्ट वॉल में 12 पेयर्स ऑफ रिब्स के अलावा रिब मसल्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम लोग इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा, और हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है? लंग्स के नीचे देखें तो हमारे पास एक थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम लोग डायाफ्राम कहते हैं, जिसका भी रोल होता है ब्रीदिंग में। ठीक है, वो हम लोग अभी आगे देखेंगे। अच्छा, जो हमारा लेफ्ट लंग होता है वो थोड़ा सा स्मॉलर होता है और उसके अंदर 2 लॉब्स होते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, और लेकिन जो राइट लंग होता है वो थोड़ा सा बिगर होता है और उसके अंदर 3 लॉब्स प्रेजेंट होते हैं। लंग्स की बात करें तो ये किस किस्म के ऑर्गन्स होते हैं? ये बहुत स्पॉन्जी और इलास्टिक ऑर्गन्स होते हैं। ये बहुत हार्ड ऑर्गन्स नहीं है, स्पॉन्जी है और इलास्टिक होते हैं, यानी कि थोड़ी सी इलास्टिसिटी अंदर प्रेजेंट होती है। इसके अलावा इनके अंदर ब्लड वेजल्स भी प्रेजेंट होती हैं। ब्लड वेजल्स कौन सी होती है? वही जो हम लोगों ने 9th क्लास में भी स्टडी किया था, लास्ट टाइम भी देखा था कि जो भी पल्मोनरी आर्टरीज और वेन्स की जो डिवीजन्स होती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड वेजल्स कहते हैं। तो लंग्स के अंदर ब्लड वेजल्स भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अच्छा, अब हर एक लंग में अगर हम देखें तो उसके इर्द गिर्द 2 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है, जिन्होंने इंक्लोज्ड किया होता है, पैकअप किया होता है लंग्स को। 2 मेम्ब्रेन्स हमारे पास कौन सी होती हैं? एक होता है आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन और एक होती है इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। इन दोनों के दरमियान में क्या होता है? एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। फ्लूइड का क्या काम होता है? फ्लूइड का काम ये होता है कि उसने लुब्रिकेशन प्रोवाइड करनी होती है कि इजीली जो लंग्स है वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सके और एक्सपैंड भी कर सके, क्योंकि ब्रीथिंग के प्रोसेस में लंग्स से कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करना होता है, इसलिए ये इसका रोल होता है। अब हम लोग आते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीथिंग होती क्या है? सबसे पहले तो ये देखें, जो भी हमारा प्रोसेस होता है गैसियस एक्सचेंज का, ठीक है, यानी कि गैसेस जो भी हमारी एक्सचेंज हो रही होती है, हम लोग इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, इसमें जो भी हम लोग फिजिकल मूवमेंट्स कर रहे हैं, फिजिकल मूवमेंट कौन सी हो रही है? यही हो रही है ना कि हम लोग इनहेल और एक्सहेल करते हैं।
इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीथिंग। ठीक है, अब फेजेस ऑफ ब्रीथिंग में देखें तो हमारे पास यहाँ पे 2 फेजेस होते हैं। सबसे पहला है इंस्पायरेशन और इनहेलेशन। इनहेलेशन से ही पता लग रहा है कि यहाँ पे हम लोगों ने एयर को इनहेल करना है। इंस्पायरेशन में क्या होगा, सबसे पहले तो ये है कि जो रिब मसल्स हैं उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब आप अगर इनहेल करके देखें तो क्या होता है कि ऐसे लगता है कि कोई चीज ऊपर की तरफ उठ रही है, वो असल में हमारे जो रिब्स होते हैं वो रेज्ड होते हैं। जैसे इनहेल करेंगे तो क्या होता है कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है और साथ में रेज्ड करना होता है। ठीक है, उसी वक्त क्या होता है कि जो डायाफ्राम प्रेजेंट होता है लंग्स के नीचे, उसने भी कॉन्ट्रैक्ट करना है लेकिन उसने नीचे की तरफ मूव करना है। इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो थोरेसिक कैविटी का जो एरिया होता है वो इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि रिब मसल्स क्या कर रहे हैं, रेज हो रहे हैं और साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, इसके रिजल्ट में क्या होगा, रिजल्ट में ये होता है कि लंग्स जो अंदर प्रेजेंट होते हैं उन्होंने एक्सपैंड करना होता है और साथ में उसके अंदर प्रेशर एयर का जो होता है वो डिक्रीज करता है। ठीक है, बाहर क्या हो रहा है कि रिब मसल्स और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रही है लेकिन जो अंदर लंग्स हैं उन्होंने एक्सपैंड करना है और एयर का प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। इसीलिए फिर क्या होता है कि एयर जो भी बाहर की तरफ होगी वो अंदर की तरफ लंग्स की तरफ जाएगी और फिर वो दोनों लंग्स में प्रेशर को इक्वल कर देगी। इस तरह से होती है इनहेलेशन। अब हम लोग करते हैं एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन। एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन में क्या है, कोई चीज हम लोग इसमें एयर को क्या कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, बाहर की तरफ निकाल रहे हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे गैसियस एक्सचेंज लंग्स के अंदर अकर होगा तो जो भी इम्प्योर एयर है उसने बाहर की तरफ मूव करना है, एक्सपेल हो जाना है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सहेलेशन। अब इसमें क्या होता है, एक्सहेलेशन में टोटली ऑपोजिट होता है इनहेलेशन का। इसमें ये होना है कि रिब मसल्स रिलैक्स करेंगे, डायफ्राम रिलैक्स करेगा, दोनों ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे, लेकिन इससे लंग्स के अंदर प्रेशर, एयर का प्रेशर इंक्रीज करेगा और साथ में लंग्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इनहेलेशन में हमने देखा था ना कि लंग्स एक्सपैंड करते हैं और एयर प्रेशर डिक्रीज करता था, लेकिन इसमें क्या होता है कि अंदर की तरफ प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और लंग्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और जैसे लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एयर जो भी अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है वो बाहर एक्सपेल्ड हो जाएगी आउट ऑफ द बॉडी। ये होता है एक्सहेलेशन। अब हम लोग अगर नॉर्मल बात करें, ह्यूमंस कितना ब्रीथ करते हैं, हम लोग देखें रेस्ट की पोजीशन में तो नॉर्मल जो कंसंट्रेशन आती है वो है 16 to 20 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, इतना हमारा ब्रीथिंग का रेट होता है। ये जो ब्रीथिंग के रेट्स होते हैं ना, ये कंट्रोल होते हैं बाय द रेस्पिरेटरी सेंटर। हमारे ब्रेन के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट होता है जिसने कंट्रोल करना होता है ब्रीथिंग का प्रोसेस। और ये जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है ना, ये बहुत सेंसिटिव होता है टू द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, जो भी ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है उससे बहुत सेंसिटिव होता है। तो इसीलिए इसमें क्या होता है कि अगर हम कोई हार्ड जॉब कर रहे हैं या एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, उससे क्या होगा कि जो मसल सेल्स होंगे उन्होंने सेलुलर रेस्पिरेशन ज़्यादा करनी है। ऐसे ही है, तो जैसे वो सेलुलर रेस्पिरेशन ज़्यादा करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाएगी। और अभी मैंने आपको बताया कि रेस्पिरेटरी जो सेंटर होता है वो सेंसिटिव होता है टू द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, रेस्पिरेटरी सेंटर ने क्या करना है, मैसेजेस सेंड करने हैं मसल्स को और डायफ्राम को कि वो ब्रीथिंग का रेट इंक्रीज कर दें। तो जैसे ब्रीथिंग का रेट इंक्रीज होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ एक्सपेल्ड आउट होगी और इसीलिए ब्रीथिंग का रेट फिर उस वक्त हमारा इंक्रीज कर जाता है टू द 30 to 40 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, ये थी हमारे पास ब्रीथिंग और हम लोगों ने देखा है कि लंग्स का क्या मतलब स्ट्रक्चर क्या होता है और वो कितने प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब बुक से स्टडी कर लेते कि बुक में हम लोगों ने कितना पढ़ा है आज। यहाँ से हम लोगों ने आज स्टार्ट की है। सबसे पहले तो इसमें हम लोगों ने लंग्स में देखे, ये जितने भी बोल्ड हुए हैं
ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ये लंग्स वाला जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता ज़्यादा। सिमिलरली ये जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग हम लोगों ने डिस्कस किया है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसका डिफरेंस आता है इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन का, या फिर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का। ठीक है, इसका डिफरेंस आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। The breathing movements are involuntary to a larger extent. However, we can control the rate of breathing, but not for a long time. यानी कि जो भी हम लोग ब्रीथिंग कर रहे होते हैं, ये ज़्यादातर तो इसकी मूवमेंट्स इनवॉलंटरी होती है, हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन हम लोग इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए हम लोग इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन मैंने आपको पढ़ा दी। ये बात लिखी हुई ना कि नॉर्मल रेट कितना है और एक्सरसाइज में कितना हो जाता है, सिंपल आपने इसमें बस नॉर्मल रेट अगर आप याद कर लें ना कि रेस्ट पोजीशन में कितना ब्रीथिंग रेट होता है, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिहाज से आप याद कर लें, बाकी आपको ये सारा याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये डायग्राम में अगर आप देखें तो ये यहाँ पे एयर मूव कर रही है इन, रिब्स हमारे पास क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रेज्ड हो रही है, डायफ्राम क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एयर बाहर की तरफ जा रही है, रिब्स हमारे नीचे की तरफ हो गए हैं और डायफ्राम ऊपर की तरफ हो गए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है। यहाँ पे कंपैरिजन बताया हुआ है इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड एयर का। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देखें तो इंस्पायर्ड एयर में 21% होती है और एक्सपायर्ड एयर में 16% होती है। अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखें, इंस्पायर्ड एयर में 0.04% और एक्सपायर्ड एयर में 4% होती है। ठीक है, अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन देखें, इंस्पायर्ड एयर में 79% और एक्सपायर्ड एयर में भी 79% है। ये हमारी बॉडी के अंदर इसका कोई रोल नहीं होता, तो ये जितनी अंदर जाएगी उतनी ही बाहर चली जाती है। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स देखें तो इंस्पायर्ड एयर में वेरिएबल होती हैं और एक्सपायर्ड एयर में सैचुरेटेड होते हैं। अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स वो भी वेरिएबल होते हैं और एक्सपायर्ड एयर में ऑलमोस्ट नन होते हैं, क्योंकि अंदर की तरफ ही ज़्यादातर डस्ट पार्टिकल्स जाते हैं और बाहर की तरफ तो नहीं जाएंगे, बॉडी के अंदर थोड़ी होते हैं। ठीक है, अच्छा, टेम्परेचर देखें तो वो भी वेरिएबल होता है इंस्पायर्ड एयर में, और एक्सपायर्ड एयर में कितना होगा, ऑलमोस्ट इक्वल टू द बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि वो जैसे ही हम लोग अंदर की तरफ लेके जाते हैं तो हम लोगों ने देखा था ना कि नेजल कैविटी के अंदर जो भी म्यूकस प्रेजेंट होता है उसने क्या करना होता है कि बॉडी टेम्परेचर के लिहाज से उसको मेंटेन कर देना होता है, जो भी अपकमिंग एयर होती है, इसी वजह से उसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट हमारी बॉडी के इक्वल हो जाता है। तो आज हमारा टॉपिक बस इतना ही था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, ये हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। होप सो आपको वीडियो पसंद आई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लिंक आपको गूगल ड्राइव का नोट्स का मिल जाएगा नीचे। इसके अलावा एक और लिंक दिया हुआ जो कि प्रोडक्ट स्टोर है, वहाँ पे जाएं, कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक और लिंक दिया हुआ जो कि फुल बुक के नोट्स के, तो वहाँ पे भी अगर आप स्टडी करना चाहते हैं सारे नोट्स तो वहाँ से भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।